7 मई 2025 पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर जान लेने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी जब पाकिस्तान की पनाह में अपने बिलों में चैन की नींद सो रहे थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उनमें से बहुतों के लिए आखिरी रात साबित होगी। रात के 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली और बिम्बर में लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल और दर्जनों बम आकर गिरते हैं और रात के अंधेरे में आतंकवादियों के ये ठिकाने आग का गोला बन जाते हैं। आसमान धुएं के गुबार से भर जाता है और आतंक के ये 9 के 9 ठिकाने चंद मिनटों में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपकर बैठे उन सभी आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। यह उन माँ और बहनों की सुनी मांग का बदला था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके सामने ही उनका सुहाग छीन लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। पहली बार पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों के चिथड़े उड़ गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के 14 परिवार वाले मारे गए, जिनमें 4 सहयोगी भी थे। मरने वालों में एक उसका भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी था, जो IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। यह वार इतना तगड़ा था कि भारत के सैकड़ों मासूम लोगों की बेवजह जान लेने वाले जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी फूट फूट कर यह कह बैठा, काश मैं भी इस हमले में मारा जाता तो अच्छा होता। आइए जानते हैं भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई और आतंकवादियों के ठिकानों के तबाह होने के बाद जब पाकिस्तान ने बौखलाकर भारत की सिविलियंस और मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की, तो कैसे इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये टेररिस्ट अटैक जिस पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे, जिसमें 25 भारत के सिविलियंस और एक नेपाली नागरिक भी था। आतंकवादियों की ओर से इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इंडिया हैज नाउ कैरिड आउट ए हाई प्रोसीजर ट्राई सर्विस ऑपरेशन टारगेटिंग 9 मेजर टेरर फैसिलिटीज अक्रॉस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत अब की बार इस तरह का बदला लेगा। इन सब की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के ग्रुप TRF से जुड़े 5 से 6 आतंकवादियों ने पहलगाम की बेसन घाटी को नरक बना दिया। लोगों से उनका धर्म पूछा गया और जवाब में हिंदू सुनते ही उनको गोली मार दी गई। दरिंदगी की हद तो तब हुई जब आतंकवादियों ने धर्म की पहचान के लिए पुरुषों से कलमा पढ़वाना शुरू किया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह आतंकवादियों ने इस कायराना हमले में धर्म के आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। पाकिस्तान के आतंकवाद का यह कोई पहला उदाहरण नहीं था। पिछले 2-3 दशकों में 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 26/11 का मुंबई अटैक, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे दर्जनों आतंकवादी हमले भारत में हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग और रियासी में हमले किए गए, लेकिन पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने दरिंदगी की हर सीमा को लांघ दिया था। आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर की गई बर्बर हत्याएं भारत की सहने की हद को भी पार कर गई। पूरे देश में आक्रोश था, सभी की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। हर कोई इसका बदला चाहता था। उधर बेशरम पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना झूठ दोहराने लगा। उसने कभी पहलगाम हमले के अपने आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बताया, तो कभी हमले को फॉल्स फ्लैग बताया और भारत पर इल्जाम लगा दिया कि भारत सरकार ने ही इस जो जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है अपनी सेना के द्वारा। इस बार पाकिस्तान से जवाब भारत ने नहीं किए, बजाय उसके आतंकवाद पर मजबूत शिकंजा कसने का फैसला किया गया। सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली ऐसे फैसले लिए गए जो इससे पहले कभी भारत सरकार ने नहीं लिए थे।
भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान की 80% खेती की योग्य जमीन जो इंडस रिवर पे ही निर्भर है और पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाती है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। भारत द्वारा इन नदियों का पानी रोकने और बिना कोई अलर्ट सभी नदियों का पानी एक साथ छोड़ने से पाकिस्तान को कभी भी सूखे या कभी भी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद करने से लेकर एसवीएस वीजा को रद्द करने तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटी क्रिकेटर, मीडिया हाउसेज और गवर्नमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया गया और ओटीटी से भी सभी पाकिस्तान मूवीज, शोज, सॉन्ग को हटाने का फैसला किया गया। इंडिया इस बार पाकिस्तान के टेररिज्म पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए इंडिया जहां पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कदम उठा रहा था, तो वहीं आतंकवादियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर भी हाई लेवल मीटिंग जारी थी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकवादियों और इसकी प्लानिंग में शामिल लोगों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की तरफ से 2016 में की गई उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान को इस बार भी भारत की ओर से किसी मिलिट्री स्ट्राइक की आशंका थी। इसलिए वो पहलगाम हमले के बाद से एलओसी पर लगातार फायरिंग करके माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद था कि ऐसा करके विदेशी ताकतों का ध्यान खींचा जाए ताकि वह न्यूक्लियर वार के खतरे को देखते हुए युद्ध की आशंकाओं को टालने के लिए भारत को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ एक जोरदार ऑपरेशन की प्लानिंग में लगा हुआ था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, 29 अप्रैल को जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। मीटिंग में पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाओं को खुली छूट दे दी और भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों और उनमें बैठे सैकड़ों आतंकवादियों की मिट्टी में मिलाने के लिए एक बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च करने का फैसला किया। इंटेलिजेंस एजेंसी रो और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करने में जुट गई। हर कोई अपनी ओर से बेस्ट देने में जी जान से लगा हुआ था। हर अफसर के सीने में पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को राख करने की आग धधक रही थी। ऑपरेशन से जुड़े कोई भी खबर किसी भी कीमत पर लीक ना हो, इसलिए भारत अपनी तरफ से पूरी गोपनीयता बरत रहा था। बहुत ही कम समय में रो और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में 21 टारगेट की पूरी इंफॉर्मेशन जुटाकर उनके इनपुट प्लानिंग टीम को फॉरवर्ड कर दी है। प्लानिंग टीम ने 21 में से 9 हाई वैल्यू टारगेट को चुना। यही वो ठिकाने थे जहां से पुलवामा 26/11 और पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों की साजिश रची गई थी और जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इन 9 हाई वैल्यू टारगेट की मॉनिटरिंग की जाने लगी और इन सभी को सर्विलेंस पर डाला गया। एनएसए अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट को फाइनल करके 5 मई तक ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और अप्रूवल के लिए पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिना कोई समय गंवाए आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ढेर करने की मंजूरी दे दी। आतंकियों ने पहलगाम में हिंदू महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा था, इसलिए उन महिलाओं की सुनी मांग का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, जिसके जरिए आतंकवादियों को उनकी कब्र में भेजा जाने वाला था। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर एक डिटेल को परखा गया और हर खतरे को नापा गया। इस ऑपरेशन के लिए फाइटर जेट की एक घातक स्क्वाड्रन तैयार की गई, जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई SU-30 MKI जैसे एडवांस लॉन्ग रेंज और डेडली फाइटर जेट शामिल थे। ये सभी विमान भारतीय वायु क्षेत्र में रह के ही ऑपरेट करने वाले थे, जहां राफेल और मिराज 2000 को फ्रंट पर रहकर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना था और सुखोई MKI-30 फाइटर की तरफ से इन्हें एयर डिफेंस कवर दिया जाना था। ऑपरेशन के लिए स्कैल्प, ब्रह्मोस और हैमर जैसे हाई प्रोसीजन एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इतनी पावरफुल है कि यह 550 किलोमीटर दूरी तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तहस नहस कर देती है और ये 130 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचकर उनकी नाक के नीचे से उड़ते हुए सीधे टारगेट को ध्वस्त कर देती है।
इसके अलावा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र, हवा हर जगह से दागी जा सकती है। यह स्पीड साउंड की रफ्तार से भी 3 गुना तेज होती है और यह 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज के साथ अपने टारगेट को बेहद सटीकता और से तबाह कर सकती है। वहीं फ्रेंच टेक्नोलॉजी वाला हैमर बम 250 से 1000 किलो तक का पेलोड लेकर बिना जीपीएस सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूरी के टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन में स्पाइन्स 2000 बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल होना था। साथ ही काम कीजिए ड्रग्स भी इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। मिशन से पहले यह ड्रोन्स दुश्मन की सीमा में घुसकर रियल टाइम सर्विलेंस कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन टीम को तुरंत एक्यूरेट इनपुट मिल सके और ऑपरेशन को बिना किसी चूक के अंजाम दिया जा सके। भारत ने ऑपरेशन के लिए जिन 9 हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट को चुना था, उनमें से 5 टारगेट पीओके में एलओसी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे, जबकि 4 टारगेट पाकिस्तान के भीतर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर भीतर मौजूद थे। भारत ने इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के भी स्टैंड बाय पर रखा था, ताकि ऑपरेशन के तुरंत बाद जमीनी या समुद्री संघर्ष होने पर तुरंत जवाब दिया जा सके। 6 और 7 मई के बीच राफेल, सुखोई SU-30 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स मिसाइल और बॉम्ब से लैस होकर भारतीय सीमा में ही अपने अपने टारगेट से एक रणनीतिक दूरी पर पोजीशन ले लेते हैं। रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था। पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी भी कुछ दिन पहले भारत के निर्देश लोगों की जान लेकर चैन की नींद ले रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। रात के 1 बजे जब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी भारत की तरफ से सबसे पहले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जाता है, जो एलओसी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यह वही नापाक ठिकाना था जहां से ट्रेंड होकर आए आतंकवादियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के लोगों की जान ली थी। सर्विलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल और बम बरसाने शुरू कर दिए, जिनसे लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला कैंप की इमारतें पल भर में आग का गोला बन गई। चारों दिशाएं बहुत जोरदार तरीके से गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। मिसाइल की चपेट में आकर कई आतंकवादी वहीं ढेर हो गए, जो बचे थे वह भी ढहती हुई इमारत के मलबे के नीचे दबकर दफन हो गई। इसके बाद अगला टारगेट पीओके के मुजफ्फराबाद में एलओसी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे मोहम्मद का सरगना बिलाल कैंप या जेश का स्टेइंग एरिया, जहां नए रिक्रूट लड़कों को हथियार चलाने, विस्फोट बनाने की और फिदायीन हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और तीसरा टारगेट एलओसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पीओके के कोतली में लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप, जहां से ट्रेंड हुए आतंकवादियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पूंछ में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला करके निर्दोष श्रद्धालुओं की जान ली थी। सर्विलांस ड्रोन और इंटेलिजेंस से इन दोनों ठिकानों की क्लियरेंस मिलने के बाद दोनों टारगेट पर दावा बोल दिया। गोलपुर कैंप और सैयदना बिलाल कैंप पर मिसाइलों और बमों की बारिश होने लगी। हमले इतने तेज और सटीक और घातक थे कि कई आतंकवादी नींद में ही मौत के घाट उतर गए और कुछ आतंकवादी बचकर भागने से पहले ही डर हो गए। बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कैंप में जमा घातक हथियार और विस्फोट वह भी वहीं भस्म हो गई, जिसकी चपेट में आकर बाकी आतंकवादी भी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान लगातार एनएसए अजीत डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर जानकारी ले रहे थे। इस बीच भारतीय फाइटर जेट का अगला निशाना पीओके के बिम्बर में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप था, जहां बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकवादियों को हथियार चलाने की और नई आईडी बनाने की ट्रेनिंग देता था और कैसे जंगल में सरवाइव किया जाता है, ये ट्रेनिंग भी वहां पर दी जाती थी। वहीं 15 टेररिस्टों की कैपेसिटी वाले अब्बास कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन तैयार किए जाते थे। जैसे ही भारतीय सेना को क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइलें आकाश से बरसने लगी और इन दोनों आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। भयानक धमाकों से पूरी बिल्डिंग ढह गई, हथियार के जखीरे उड़ गए और ज्यादातर आतंकवादी वहीं मारे गए। जिस वक्त पीओके इन 5 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसी दौरान भारत के फाइटर जेट्स भारतीय हवाई सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को ढेर करने में लगे हुए थे। पाकिस्तान में भारत का पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सर्जिकल कैंप था, जहां 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 भारतीय जवानों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को तैयार किया गया था।
इसके अलावा सियालकोट के ही अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप था, जहां से पठानकोट एयरबेस अटैक की साजिश रची गई थी। इंडियन एयर स्पेस में मौजूद फाइटर जेट ने सियालकोट के इन दोनों आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल और बॉम्ब से दाग दिए, जो तय टारगेट पर जाकर ऐसे फटे कि कुछ ही पलों में दोनों कैंप्स मलबे में तब्दील हो गई। वहां की हर ईंट हर दीवार जो कभी आतंकवाद की पनाहगार हुआ करती थी, अब राख बन चुकी थी। इन ठिकानों के बाद वो जहरीले इरादे, वो साजिशें और वो सोच भी दफन हो गई जो भारत के खिलाफ जहर उगलती थी। सियालकोट में तबाही मचाने के बाद भारतीय फाइटर जेट ने बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लश्कर तैयबा के मरकज ताइबा कैंप को निशाना बनाया। वही आतंकवादी अड्डा था जहां 1990 से आज तक की जड़ें पनप रही थी। पर 2008 के मुंबई 26/11 हमले के लिए अजमल कसाब और उसके जो 9 साथी थे, उनको भी यही ट्रेनिंग दी गई थी। 26/11 के कॉन्सेप्टर डेविड हेडली और तहूर राणा को भी यही तैयार किया गया था। जब इस ठिकाने के कोऑर्डिनेट ऑपरेशन से जुड़े जवानों के सामने आई तो उनके सीने में सालों से जो दबी हुई आग थी, वो एकदम से दहक उठी और यह सिर्फ एक टारगेट नहीं था, बल्कि इंसानियत के खूनियों का आशियाना था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसलिए बिना एक पल गंवाए आसमान में गरजती मिसाइलों और बमों ने पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम के रडार से बचते हुए मरकज ताइवा कैंप पर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया जहां की जमीन कांप उठी, आसमान गूंज उठा और कुछ ही पलों में मरकजा ताइवा का आतंक का किला ध्वस्त हो गया। भारत पाकिस्तान की सरपस्ती में पल रहे 8 आतंकवादी ठिकानों का नाम निशान मिट चुका था, लेकिन एक ऐसा अड्डा अभी भी बाकी था जो जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा गढ़ था। यहां तक ठिकाना बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह था। यह वही जगह थी जहां जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था और उसने यहीं से अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद की नींव रखी थी। इसी अड्डे से 2001 के पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक की साजिश रची गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आतंकवाद के इस अड्डे पर भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जाता है। कुछ ही मिनटों में जैश के हेडक्वार्टर की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और टॉप कमांडर इस हमले में मारे गए। 1:05 पर शुरू हुए इस ऑपरेशन ने केवल 25 मिनट में आतंकवाद के 9 ठिकानों को ढेर कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जहां इस ऑपरेशन में जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, वहीं उसके 2 ब्रदर इन लॉ और जैश के टॉप कमांडर मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी और हफीज मोहम्मद जलील, यह दोनों भी मारे गए। इसके अलावा लश्कर के भी 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी ढेर हो गई। भारत की इस ऑपरेशन ने सिंदूर से जैश के सरगना मसूद अजहर का इतना बुरा हाल किया था कि जब इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी मारे गए तो उसे इतनी चोट पहुंची कि उसे यह कहना पड़ा कि काश इस हमले में मैं भी मारा जाता। खास बात यह है कि भारत की इस ऑपरेशन से करीब 3 घंटे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का मजाक उड़ाने के लहजे में अपनी आवाम के लिए एक्स पर एक पोस्ट किया था, स्लीप टाइट बिकॉज पीएम इज अवेक। इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख करके पाकिस्तान को सच में जगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कुछ घंटे बाद 7 मई की दोपहर भारत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी थी। यह कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यह एक सिंबॉलिक जवाब था उन आतंकवादियों को जिन्हें पहलगाम में पुरुषों से उनका धर्म पूछकर चुन चुनकर मारा था और उनकी पत्नियों, माओ, बहनों से कहा था कि जाकर अपनी सरकार को बता देना, जाकर अपने मोदी जी को बता देना कि हमने क्या किया है। उसका जवाब देने के लिए कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला कमांडर को साथ खड़ा करके भारत ने पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुन्नूर की उस कट्टर सोच के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था जो 2 नेशन थ्योरी के चलते हिंदुस्तान में कौमी बंटवारा चाहता है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने लाइव फुटेज के साथ बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके में 5 जगह और पाकिस्तान में 4 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया गया कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, न कि उनकी सेना या किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को
निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान हमारे पर कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो भारतीय सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई समेत कई देशों के साथ अपने काउंटर पार्ट्स को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और साफ कर दिया कि भारत का मकसद तनाव बढ़ाना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत के इस ऑपरेशन को टेरर के खिलाफ बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई बताया, जो भारत के लिए जरूरी भी थी। और खास बात इस कार्रवाई की ये भी रही कि भारत की जो अपोजिशन पार्टी थी, सभी ने ना कोई सबूत मांगा, ना कोई सवाल उठाया और सभी ने सेना की तारीफ की और सरकार को एक तरफा समर्थन दिया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकता की तस्वीर देख पाकिस्तान का जो हुक्मरान थे, उनके प्रधानमंत्री और जो असीम मुनीर जो उनके सेना प्रमुख है, वो बौखला गए थे। वो ये समझ ही नहीं पाए थे कि भारत ने इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी सटीकता के साथ अंजाम दे कैसे दिया। 9 बड़े आतंकी अड्डे ध्वस्त हो चुके थे और उनके मलबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी। पाकिस्तान अब इस हमले को जुटला नहीं सकता था, लेकिन उसने खुद को विक्टिम दिखाने का वही पुराना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री थे तरार ने फॉरेन मीडिया चैनल स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया कि हम पाकिस्तान तो मासूम देश है, यहाँ कोई आतंकवादी कैंप नहीं है, बल्कि हम खुद आतंकवादी के शिकार हैं। लेकिन जो न्यूज एंकर थी उन्होंने कहा कि आपके जो पुराने नेता हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और मौजूदा जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो खुले मंचों पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवादी संगठनों को पालता रहा है। तो आप मतलब उनकी बातों का खंडन करते हैं, लेकिन आप तो जोर जोर से चिल्ला के हर दिन मीडिया में कहते रहते हैं। और जब आपके आतंकवादी शहीद जो मारे जाते हैं भारतीय सेना की कार्रवाई में या कैसे भी करके, तो आपकी सेना वहां पर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए कैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान पर जरा भी विश्वास नहीं था। इन सच बातों को सुनकर पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। पाकिस्तान किस हद तक आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, यह एक बार नहीं दुनिया ने बार बार देखा है। जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर तैयबा के आतंकी और पाकिस्तान आर्मी के जवान एक साथ दिखाई दिए। उन आतंकियों की लाशों को पाकिस्तान झंडे से लपेटा गया था। यह तस्वीर दुनिया भर में नफरत से देखी जा रही है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान टेरर को कितना खुलकर सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान का यह रूप देखने के बावजूद 9 मई 2025 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को 8 बिलियन से भी ज्यादा का नया लोन दे दिया, यह जानते हुए कि पाकिस्तान कर्ज के पैसों का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। इससे यह साफ होता है कि दुनिया में कुछ संस्थान ऐसे भी जो दुनिया से आतंकवाद खत्म करने की बातें तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। आतंकवादियों की मौत का मातम मनाने वाले पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपना दोगलापन दिखाने से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा कि अगर भारत हमला रोक दे तो हम कोई जवाबी हमला नहीं करेंगे। लेकिन यह वही पाकिस्तान है जिसके दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। जहां एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद को शांति पसंद देश बताने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं वो भारत में घुसकर टेरर अटैक को अंजाम दे रहा था। प्लेट और उसकी सेना एलओसी पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रही थी और भारत के कई सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रही थी। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा पूंछ में गोलीबारी की, जिसमें 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी थे। इसके अलावा भारतीय सेना के लॉन्च नायक दिनेश कुमार भी थे जो शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका, बल्कि उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की कोशिश की और 7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और गुजरात के 15 शहरों में मौजूद इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सिविलियन एरियाज और रिलीजियस प्लेसेज को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको हवा में ही खत्म कर दिया था। क्योंकि भारतीय क्षेत्र में आ रही ड्रोन और मिसाइल से भारत के मल्टी लेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने हवा में ही तिनके की तरह बिखेर दिया। भारत का यह सिस्टम, जिसे रूस से खरीदा गया था S-400 और इजराइल से जो ड्रोन खरीदे गए हैं, दुश्मन की हर हरकत पर चौकस था। S-400 जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, वो 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर के भीतर उसे हवा में ही उड़ा देता है। स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को ध्वस्त कर भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई।
पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने 8 मई की दोपहर ऐसा जवाब दिया कि लाहौर और सियालकोट से लेकर इस्लामाबाद तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। भारत ने हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को टारगेट किया। इजराइल से लिए गए हार्पी ड्रोन एंटी रेडिएशन सीकर से लैस होते हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर खुद ब खुद उस पर हमला कर देते हैं। यह ड्रोन 9 घंटे तक हवा में उड़ सकते हैं और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस के काम न करने पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। और भारत ने इस तकनीक से लाहौर में मौजूद चीन से खरीदे गए पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जवाब था। उसने कहा कि हमने भारतीय ड्रोन इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किए क्योंकि हमारे सीक्रेट लोकेशन एक्सपोज हो सकती थी, लेकिन इस बचकाने तर्क ने पाकिस्तान को और कमजोर, उनकी साफ कमजोर उजागर कर दी। भारत की जवाबी कार्रवाई यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पाकिस्तान WCS एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। यह वही सिस्टम होता है जिसने आसमान की आंख कहा जाता है और जो S-400 जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके अलावा भारत ने 8 मई को पाकिस्तान के 2 JF-17 फाइटर जेट्स और एक F-16 फाइटर जेट्स को भी ढेर कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने 8 से 9 मई की रात करीब 300 से 400 टर्किश ड्रोन भारत की तरफ भेजे, जिनका मकसद भारत की सैन्य और नागरिक इमारतों को निशाना बनाना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान को दांव पर लगाकर सिविल एयरलाइंस की आड़ में छिपकर भारत पर हमले कर रहा था। उसने संघर्ष के समय भी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस को खुला रखा था। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद एक बार फिर भारत के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान तब भी बाज नहीं आया और उसने 9 और 10 मई के बीच की रात ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस लॉन्च करके भारत की 26 स्ट्रेटेजिक साइट्स को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने इस बार अपनी फतेह जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। हालांकि केवल 1-2 जगह पर हुए नुकसान को छोड़कर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान के वे सारे हमले नाकाम हो रहे थे, इसलिए उसने भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वहां की आर्मी और सरकार पहले एक झूठा दावा कर चुकी थी कि पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। 5 इंडियन एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 3 राइफल, 1 Su-3000 एंड 1 MiG-29 हैज बीन शट डाउन। जबकि इसको लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एक फॉरेन चैनल पर एविडेंस मांगे तो उन्होंने कहा कि इसके सबूत तो सोशल मीडिया पर है। एंकर ने तुरंत जवाब दिया, इट्स नॉट टू टॉक अबाउट कंटेंट ऑल ओवर सोशल मीडिया, सॉरी यू आस्किंग यू वेरी स्पेसिफुली। लेकिन सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी और वहां के मीडिया हाउस सभी ने झूठ का एक समंदर बहा दिया। कभी दावा किया कि पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक में भारत की 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को डिसफंक्शनल कर दिया गया है, तो कभी कहा कि पाकिस्तान ने भारत का S-400 सिस्टम उड़ा दिया है। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी खबरों का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के कुछ मीडिया संस्थानों ने भी फर्जी खबरों का अंबार लगा दिया। ऐसे ऐसे दावे किए गए जो फंक्चुअली सही नहीं थे। फेक न्यूज के इस बहती नदी में चीन और कुछ वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेज ने भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हाथ धोते हुए भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। यह सब एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा होता है, जिसमें लोगों की इंटेंशनली गुमराह करके एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ऐसे माहौल में भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेकिंग टीम एक्टिव हो गई, जिसने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर फैल रहे फेक कंटेंट को पहचान कर सच लाने का काम किया। शुरू किया कि भारत को साफ समझा रहा था कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने से किस तरह बिलबिलाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर रहा है। और भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के पांव उखड़ गए और भारत ने इसके बदले में पाकिस्तान एयरफोर्स के कई मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया। भारत ने 8 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरस्पेस को तबाह करके रख दिया। भारत ने जिन एयरबेस को टारगेट किया उनमें नूर खान, रफीकी मुरीद, सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियाना, सरगोदा, सकरारू, बोलारी और जैकाबाद जैसे अहम एयरबेस शामिल थे। यह सभी जगह पाकिस्तान के ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए बेहद अहम थी। कहीं से ड्रोन वारफेयर कमांड चलता था तो कहीं से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स की तैनाती होती थी। इनमें सबसे ज्यादा अहम रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस था, जो पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड का नर्व सेंटर है, जहां से उनके सब एरिया एयरबर्न वार्निंग सिस्टम, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 एयर टैंकर ऑपरेट किए जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के हेडक्वार्टर के बेहद करीब है।
यही डिवीजन पाकिस्तान के करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख करता है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी झटका बुलारी एयरबेस पर हुए हमले में लगा, जहां स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत दर्जनों पाकिस्तान जवान मारे गए और कई फाइटर जेट पूरी तरह तबाह हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने कराची के पास मौजूद मिलिट्री साइट्स को भी टारगेट किया, जिसमें सबसे अहम हमला कराची के मलीर कैंट पर हुआ, जहां पाकिस्तान की एक सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को प्रेसिजन स्ट्राइक के जरिए तबाह किया गया। भारत ने इसे जवाबी कार्रवाई के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान की एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तान की एयरफोर्स के करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इंडिया ने उन पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड को भी निशाना बनाया जहां से भारत की ड्रोन और मिसाइल छोड़े जा रहे थे। सिर्फ 3 से 4 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान का पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो चुका था। भारत के एनकाउंटर अटैक्स ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत की पोल खोल कर रख दी। ऐसे में जहां माहौल फुल फ्लेज वार की ओर बढ़ता नजर आता, तभी उस मोड पर अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमराते देख पाकिस्तान को भारत से मिली अतीत की हारें याद आने लगी। दोनों देशों के बीच आखिरी जंग आज से करीब 26 साल पहले 1999 में लड़ी गई थी। कारगिल की लड़ी गई यह लड़ाई एक तरफा भारत ने जीती थी, क्योंकि तब पाकिस्तान के घुसपैठिए भारत में घुस आए थे। भारत की सेना ने करीब 2 महीने के भीतर पाकिस्तान सेना को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। उससे पहले 1971 का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को इतिहास की सबसे शर्मनाक हार मिली थी। जंग में सिर्फ 13 दिन के भीतर 93,000 सैनिकों को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा था। उसे इस जंग की कीमत पर अपना आधा देश गंवाकर चुकानी पड़ी थी, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत ने 65 और 1947-48 की लड़ाई में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। यह सब तब हुआ जब भारत की इकोनॉमिक हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत है और 2027-28 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। उधर पाकिस्तान आज भी IMF और चाइना के कर्ज पर जी रहा है। सैन्य ताकतों में भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है, चाहे सैनिकों की संख्या हो, हथियारों की तकनीक हो, हर मोर्चे पर पाकिस्तान से कहीं आगे खड़ा है। शायद इन्हीं सच्चाइयों ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया और नतीजा यह हुआ कि 10 मई को दोपहर 3:30 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सहमति बनी और दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने इसे कोई सीज फायर नहीं माना, बल्कि जरूरी समय तक के लिए सैन्य कार्रवाई को केवल स्थगित किया है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान के साथ एक शर्त यह भी रखी कि अगर भविष्य में पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे सीधा एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका जवाब युद्ध स्तर पर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से सैन्य कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की। लेकिन भारत के इस फैसले से देश भर में कई सवाल खड़े हो गए और सबसे बड़ा सवाल यह था कि भारत जब इतनी मजबूत स्थिति में था तो फिर सीज फायर क्यों माना गया। इस सवाल का एक पहलू यह भी था, क्या इसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियां रोक देगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार ही आतंकवाद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की घोषणा से पहले सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर की थी। ट्रंप ने इस तरह दुनिया भर में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का क्रेडिट लेने की कोशिश की और इसी को लेकर सवाल उठने लगे, क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में फैसला लिया। ट्रंप ने बाद में यह भी कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को धमकी देकर संघर्ष रोकने के लिए मनाया था और अगर दोनों देशों ने बात नहीं मानी तो उनके साथ ट्रेड करना बंद कर देगा। हालांकि इस बीच इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई सफाई भी नहीं आई कि यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान की आपसी बातचीत की वजह से रुका और इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप शामिल नहीं था। पाकिस्तान देश की ओर से सीज फायर की पहल करने के पीछे एक बात सामने आई कि पाकिस्तान भारत के एयरबेस को टारगेट, जब सीधा सरगोदा एयरबेस को टारगेट किया गया, तब से किराना हिल्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो, सैटेलाइट इमेजेस और मैप शेयर होने लगे, जिसमें दावा किया कि पाकिस्तान के सरगोदा जिले में मौजूद किराना हिल्स पर भारत की तरफ से हमला किया गया था। किराना हिल्स को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक संवेदनशील एरिया माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ियों के अंदर बनी रीइंफोर्स्ड केव्स में पाकिस्तानी सेना अपने न्यूक्लियर वार हेड को छुपा कर रखती है। किराना हिल्स पर हुए हमले के बाद अनुमान से चर्चा हो गई थी कि शायद भारत ने किराना हिल्स को निशाना बनाकर पाकिस्तान को एक साफ संकेत दे दिया था कि भारत के पास पाकिस्तान की हर हरकत की जानकारी है और भारत पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर स्ट्राइक करने की काबिलियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि भारत की इसी आक्रामक जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन के न्यूट्रलाइज होने का डर सताने लगा और इस संघर्ष को रोकने के लिए विदेशी ताकतों से मदद की गुहार लगाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बारे में एयर मार्शल एक भारतीय से प्रेस ब्रीफ के दौरान पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक मिस्ट्रियस अंदाज में कहा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट किराना हिल हाउसेज सम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वी डिड नॉट नो अबाउट इट एंड वी डू नॉट वांट हिट किराना हिल सीज।
फायर के बाद सभी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो कभी दिनों से भारत की तरफ से मिसाइल और ड्रोन छोड़ रहा था वो हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अपनी जुबान का कभी पक्का नहीं रहा और उसने हर बार झूठ और षड्यंत्र का सहारा लिया। पाकिस्तान हारे तो पलट के एक बार फिर आता, अगर जीत जाए तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। अपने इतिहास को दोहराते हुए पाकिस्तान ने केवल 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और भारत के दर्जनों शहरों को निशाना बनाने की अपनी मिसाइल और ड्रोन की तरफ से कोशिश की, लेकिन भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान अगले दिन दोबारा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 11 मई की शाम को डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें सारे विजुअल दिखाए गए जो इस बात का पुख्ता सबूत थे कि भारत ने 7 मई की रात आतंकवादियों के जिस लॉन्च पैड पर प्रेसिजन स्ट्राइक्स की थी वहां कितना भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जिन पाकिस्तानी एयरबेस पर जवाबी हमले किए थे उनकी भी तबाही की तस्वीर साझा की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रसाद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नेवी को पूरी तरह रोक रखा और उन्हें अपने बंदरगाह से बाहर निकलने तक नहीं दिया था। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमले करने की कोशिश की तो उन्हें पता है कि हम उनका क्या अंजाम करेंगे। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को संबोधित किया और उन्हें पहलगामी आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के यह हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि जब पाकिस्तान की आर्मी ने बोखलाट में भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारतीय सेना के जवाबी प्रहार ने पाकिस्तान को महज 3 दिनों में घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगाता रहा। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सेना ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई की, वो अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वह क्या रवैया अपनाता है। भारत कभी भी आतंकवाद की सुप्रपरत सरकार और आतंक के आतंक को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को सच संदेश देते हुए कहा कि भारत हर जगह कठोर कार्रवाई करेगा जहां से आतंकवाद की जड़ें निकलती हैं और भारत अभी कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि टेरर और टोक एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वह सिर्फ आतंकवाद पे होगी, पीओके पे होगी। प्रधानमंत्री की यह स्पीच और भारतीय सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का ऐलान है कि भारत ने पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ एक नई रेखा खींच दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान उस रेखा को समझता है या नहीं। अगर उसकी सरकार और सेना ने अब भी आतंकवाद को पालना जारी रखा तो वह दिन दूर नहीं जब यह आतंकवाद पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। जय हिंद।